अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाइस ओवर बाय नशा। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। जब आप दोनों पीनू को तलाश कर रहे थे तो इस वक्त जाजी कहाँ था? मेरे इस अचानक सवाल पर उन्होंने चौंक कर उलझनज़दा नज़रों से मेरी तरफ देखा। फिर मुश्ताक ने जवाब दिया, पता नहीं थानेदार साहब, जाजू मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। हो सकता है कि वो मुझे नज़र तो आया हो, लेकिन परेशानी के बायस वो मेरे जहन से निकल गया हो। मैंने तो आज इस मनूस की शक्ल तक नहीं देखी, खालदा ने कड़वे लहजे में बताया। ना तो मुश्ताकी की दुकान पर और ना ही गांव में और कहीं। अब मैं तुम लोगों से जो पूछने जा रहा हूँ इसका बहुत सोच समझकर जवाब देना है। मैंने बारी बारी इनके चेहरों के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा। अगर तुमने गलत जवाब दिया या मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की तो फिर मैं आपकी बेटी को ढूंढ नहीं पाऊंगा। तुम लोग हमेशा के लिए पीनू को खो दोगे। ऐसी बातें ना करें थानेदार साहब, मुश्ताक ने गुलूगीर आवाज़ में कहा। मैं पीनू के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। खालदा रुहासी हो गई। थानेदार जी, उसने दोनों हाथ जोड़कर मिन्नत रेज़ लहजे में कहा, हमने अब तक आपसे कोई झूठ नहीं बोला। अब भी आप जो पूछोगे हम बिल्कुल सच बताएंगे। आप किसी भी तरह हमारी पीनू को ढूंढ निकालें। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक पीनू ही तो है। मुझे ये बताओ, मैंने उनके चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया, पीनू का किसी से कोई चक्कर वगैरह तो नहीं था? हरगिज़ नहीं, वो बैक ज़बान होकर हतमी अंदाज में बोला। हरगिज़ नहीं, वो बैक ज़बान होकर हतमी अंदाज में बोले। ठीक हो गया, मैंने एक तवील और आसूदा सांस खारिज करते हुए कहा। अब आप लोग घर जाकर आराम करो। मैंने पीनू के बारे में तमाम ज़रूरी बातें नोट कर ली हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं जल्द से जल्द पीनू को ढूंढ निकालूंगा। मैं कल सुबह जमनाबाद का चक्कर भी लगाऊंगा, बाकी बातें वहीं पर होंगी। वो मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गए। इनके जाने के बाद मैंने कांस्टेबल हैदर अली को अपने कमरे में बुला लिया। हैदर अली का ताल्लुक मौजा जमनाबाद ही से था और वो रोज़ाना रात को अपने घर चला जाता था। अगली सुबह वो दोबारा थाने आकर अपनी ड्यूटी शुरू कर देता था। वो इस वक्त छुट्टी के लिए पर तोल ही रहा था कि मैंने ज़रूरी हिदायत के बाद हैदर अली को घर जाने की इजाज़त दे दी। अगली सुबह खासी खुनक और धुंधदार थी। सुबह 10 बजे तक भी सूरज का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं देता था। कांस्टेबल हैदर अली अपनी ड्यूटी पर आया तो मैंने फ़ौरन उसे अपने कमरे में बुला लिया। गुज़िश्ता रात मैंने खुसूसी हिदायत के साथ हैदर अली को थाने से रुखसत किया था। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? मैंने हैदर अली की आमद पर पूछा। जाजू कल दिन भर गांव में मौजूद नहीं था, उसने बताया। मुझे पता चला है कि वो सुबह का गया, शाम को वापस लौटा था। और शाजी का क्या हाल अहवाल है? वो अपने आस्थाने पर हस्बे मामूल मौजूद है, हैदर अली ने जवाब दिया। कल वो जमनाबाद के बाहर कहीं आया न गया। मेरी मालूमात के मुताबिक खालदा और रशीदा लगभग 1 घंटे आस्थाने पर गुजार कर आई थीं। मुझे ये भी पता चला है कि पीनू को आस्थाने के आसपास या आस्थाने के अंदर नहीं देखा गया। पीनू लापता है। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती हैदर अली। मैंने कांस्टेबल के चेहरे पर निगाह जमाकर गहरी संजीदगी से कहा, वरना मुश्ताक और उसकी घरवाली यूँ रोते कुर्लाते मेरे पास न आते। ये एक हकीकत है कि पीनू गांव में मौजूद नहीं है। तुमने पीनू के गैयाब के बारे में क्या मालूम किया है? मलिक साहब, ये बात पूरे जमनाबाद के इल्म में आ चुकी है कि पीनू कहीं चली गई है, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि वो कहाँ गई है, कांस्टेबल ने बड़े रसान से जवाब दिया। बहरहाल इस सिलसिले में मुझे एक इशारा मिला है। कैसा इशारा? मैंने चौंक कर कांस्टेबल की तरफ देखा। मेरा एक दोस्त है सईद, वो वजाहत करते हुए बोला। गांव में वो सईद उनाई के नाम से मशहूर है। उसने मुझे बताया है कि पीनू कल दिन में लगभग 11 बजे जीटी रोड पर खड़ी थी। ओह! मैंने एक गहरी सांस खारिज की और पूछा, क्या सईद उनाई ने खुद अपनी आंखों से पीनू को जीटी रोड पर खड़े देखा था? इस सिलसिले में वो पुरवसूख नहीं है मलिक साहब, कांस्टेबल ने सरसरी अंदाज में कहा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि सईदू ने पीनू की एक झलक देखी थी, हैदर अली ने जवाब दिया। वो अपनी साइकिल पर जा रहा था तो पीनू इसे रोड के किनारे खड़ी नजर आई। उसने गर्म चादर की बुक्कल मार रखी थी। सईदू की इस पर उचटती सी निगाह पड़ी थी। इसका ख्याल है कि वो पीनू थी, मगर वो 100% यकीन के साथ ये दावा नहीं कर सकता। इतना भी काफ़ी है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। इसके अलावा और कोई ख़ास बात? नहीं जनाब, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला।
वैसे मैंने सईदुनाई से कह दिया है कि वो अपनी आंखें और कान खुले रखे और पीनू के बारे में जैसे ही कोई बात पता चले वो फौरन मुझे इत्तला दे। वेरी गुड। मैंने सताइशी नज़र से कांस्टेबल की तरफ देखा। ये तुमने बहुत अच्छा किया हैदर अली। थोड़ी देर के बाद मैंने कांस्टेबल जुनैद खान को अपने साथ लिया और हम एक टांगे पर सवार होकर जमनाबाद की जानिब रवाना हो गए। जब हम मुश्ताक के घर पहुंचे तो दिन के 11:30 बज रहे थे, लेकिन अभी तक सूरज ने अपना दीदार नहीं कराया था। मैं इस प्रोग्राम के तहत जमनाबाद पहुंचा था कि मुश्ताक और खालदा से पूछताछ के बाद मैं शाहजी के आस्थाने का रुख करूंगा, मगर वहां पहुंचकर जो हालात पेश आए उन्होंने मेरे मंसूबे की तरतीब को बदल कर रख दिया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जमनाबाद टेक्सटाइल मिल्स के अकब में वाक़ था। जीटी रोड के किनारे पर मौजूद रास्को इंडस्ट्रीज और ज़ेबाइश टेक्सटाइल मिल्स के बीच में से एक नीम पुख्ता रास्ता जमनाबाद की तरफ जाता था और ये गांव इन फैक्ट्रियों के अकब में आबाद था। हमारा टांगा जैसे ही गांव के अंदर दाखिल हुआ, मैंने गांव के मेन बाजार में एक ठेले वाले को देखकर कोचवान से कहा, अली मोहम्मद, ज़रा टांगा रोकना। गांव के मेन बाजार से कहीं आप किसी भरे पूरे बारौनक बाजार या मार्केट का तसव्वुर नहीं कर लीजिएगा। मैंने इस नीम पुख्ता रास्ते का जिक्र किया है जो जीटी रोड से निकलकर जमनाबाद के कल्ब तक जाता था। इस रास्ते पर थोड़े थोड़े फासले पर मुख्तलिफ किस्म की दुकानें मौजूद थीं और कहीं कहीं सब्जी, फल और दीगर अशियाए ज़रूरत के ठेले खड़े दिखाई देते थे। मैंने जिस ठेले के नज़दीक टांगा रुकवाया वहाँ पर एक सियारू पस्ताकामा शख्स समोसे और पकौड़े बेच रहा था। गुज़िश्ता शाम थाने में मुश्ताक और इसकी बीवी से मेरी जो गुफ्तगू हुई थी वो मेरे जहन में तरोताज़ा थी। यही सबब था कि इस समोसे पकौड़े फरोश पर निगाह पड़ते ही मेरे तसव्वुर में एजाज उर्फ जाजू का नाम चमका था। मैं टांगे से उतरा और टहलने वाले अंदाज में चलते हुए मज़कूरा ठेले के नज़दीक पहुंच गया। मैं इस वक्त सरकारी वर्दी में था और टांगे में मौजूद कांस्टेबल जुनैद खान ने भी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वो ठेले वाला टांगे को रुकते देख चुका था और उसके अंदर कांस्टेबल को भी, और जब मैं उसके करीब पहुंचा तो वो यकदम अटेंशन हो गया और बसद एहतराम बोला, सद बिस्मिल्लाह सरकार, थानेदार साहब तशरीफ़ लाए हैं। तुम जाजू ही हो ना? मैंने तस्दीक तलब अंदाज में उसकी तरफ देखा। जी सरकार। वो अपनी गर्दन को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला, हुक्म करें जी, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? मेरे पास पेश करने के लिए ये समोसे और पकोड़े ही हैं। तुम एक और ख़ास चीज़ को भूल रहे हो जाजू, मैंने उसके चेहरे पर निगाह डालकर सरसराती हुई आवाज़ में कहा। वो घबरा गया और फिक्रमंदी से पूछा, वो क्या जी? इस ख़ास चीज़ का नाम है एजाज उर्फ जाजू, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? वो हद दर्जा उलझे हुए लहजे में पूछने लगा। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या यह गलत है कि तुम मुश्ताक साइकिलों वाले की बेटी परवीन और पीनू को पसंद करते हो? मैंने जाजू की आंखों में देखते हुए सवाल किया। और इससे शादी करना चाहते हो? पीनू के जिक्र पर जाजू का चेहरा मुतगय्यर हो गया। वह यकायक बहुत ज़्यादा हवास बाख्ता नजर आने लगा था। मैं मुसलसल सवालिया नज़र से उसे घूर रहा था। चंद लम्हात के तज़ब्ज़ुब के बाद वो लुकनत ज़दा लहजे में बोला, जी नहीं, हाँ जी। एक जवाब दो, मैंने करख्त अंदाज में कहा। हाँ या नहीं? हाँ, वो थूक निकलते हुए बोला। प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं थानेदार साहब, और ना ही किसी से शादी की ख्वाहिश रखना कोई गुनाह। मैं तुम्हारे फ़लसफ़े से इत्तेफाक करता हूँ जाजू, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन प्यार की चाहत और शादी की ख्वाहिश में अगर अपने महबूब को गायब कर दिया जाए तो फिर ये संगीन अमल जुर्म बन जाता है और यकीनन गुनाह भी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बेबसी से मुझे देखते हुए बोला, पता नहीं आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। कहीं आप? उसने चौंक कर बेयकीनी से मुझे देखा और इज़्तिरारी लहजे में बोला, कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि पीनू की गुमशुदगी में मेरा कोई हाथ है? तो क्या ऐसा नहीं है? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए मायनेखेज़ अंदाज में पूछा। हरगिज़ नहीं जी, वो चटानी लहजे में बोला। मैं इस किस्म की घटिया हरकत नहीं कर सकता जनाब। मैंने तो बड़े अदब आदाब के साथ चाचा मुश्ताक से दरख्वास्त की थी, मगर उसने मुझे टाल दिया और इसके बाद पीनू अचानक गुम हो गई। मैंने जाजू की बात पूरी होने से पहले ही तंजिया लहजे में कहा, है ना? नहीं सरकार, वो गर्दन को नफ़ी में झटकते हुए बोला। मैं अपने मरे हुए बाप की कसम खाकर कहता हूँ कि पीनू की गुमशुदगी में मेरा कोई हाथ नहीं। मुझे तो खुद कल रात में पता चला है कि पीनू अचानक कहीं गायब हो गई है। कस्में जिंदा लोगों की खाई जाएं या गुजर जाने वालों की, इससे पुलिस वालों का दिल नहीं पिघलता जाजू, मैंने उसे खतरनाक नज़रों से घूरते हुए कहा। और तुम्हें कल रात को इसीलिए पता चला कि तुम कल का पूरा दिन जमनाबाद में थे ही नहीं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ?
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। अम्मा ने अपने किसी काम से मुझे गक्खड़ मंडी भेजा था। तुम किस काम से गक्खड़ मंडी गए थे? मैंने उसके चेहरे और आंखों में नमूदार होने वाले तासुरात का जायजा लेते हुए कहा। और अपने घर से कितने बजे रवाना हुए थे? इधर गक्खड़ मंडी में मेरी खाला शमशाद रहती है, वो वजाहत करते हुए बोला। अम्मा ने कुछ कपड़े और दीगर छोटा मोटा सामान अपनी बड़ी बहन के लिए भिजवाया था और मैं लगभग 10 बजे सुबह घर से निकला था और 11 बजे से पहले खाला शमशाद के घर पहुंच गया था। अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो आप मेरी अम्मा से पूछ लें। मौसा चमनाबाद से गक्खड़ मंडी का फासला कमोबेश 8 मील था। इस हिसाब से वो ठीक ही कह रहा था। अगर वो किसी टांगे पर सवार होकर गक्खड़ मंडी गया था तो इसे इतना ही वक्त लगना था। तुम्हारी अम्मा से पूछने का कोई फायदा नहीं जाजू, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर सनसनाते हुए लहजे में कहा। ये बात तो मैं मालूम कर चुका हूँ कि गुज़िश्ता रोज़ यानी 22 फरवरी को तुम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जमनाबाद में मौजूद नहीं थे। मैं तो अपना एक बंदा सीधा गक्खड़ मंडी तुम्हारी खाला शमशाद के पास भेजूंगा, जो वापस आकर मुझे बताएगा कि तुम गुज़िश्ता रोज़ 11 बजे के दरमियान अपनी खाला के घर में थे या नहीं। जाजू ने ना समझने वाले अंदाज में पलकें झपकाईं और खासे उलझन ज़दा लहजे में पूछा। 11 और 12 बजे के दरमियान का क्या मतलब हुआ सरकार? ये वो वक्त है जब पीनो अचानक जमनाबाद से गायब हो गई थी। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। बात समझ में आई कि नहीं? जी समझ गया, वो सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोला। आपका जैसे दिल चाहे तस्दीक कर लें, आप मुझे इस मामले में मुलव्विस नहीं पाएंगे। जाजू के आखिरी जुमलों से बेपनाह एतमाद झलकता था। वो शक्ल और कद काट का जैसा भी सही, मगर उसकी गुफ्तगू के अंदाज में बड़ी माकूलियत पाई जाती थी। मेरे पेशावराना तजुर्बे ने मुझे बता दिया कि जाजू ने मुझसे कोई गलत बयानी नहीं की थी। तुम्हारा घर किस तरफ है जाजू? मैंने पूछा। वो एक जानिब इशारा करते हुए बोला, उधर दूसरी गली में। फिर उसने बताया कि उसकी वालिद हफीजुल्लाह का कुछ अरसे पहले इंतकाल हो गया था और वो अपनी माँ इरशाद बीवी के साथ रहता था। इसका और कोई भाई या बहन नहीं। इरशाद बीवी का भी दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्तेदार था और वो थी उसकी बड़ी बहन शमशाद बीवी, गक्खड़ मंडी वाली। शमशाद बीवी के शौहर अमानुल्लाह की उधर गक्खड़ मंडी में दरियों की दुकान थी। शमशाद और अमानुल्लाह की एक ही बेटी थी जिसका नाम मरियम था। इनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी अकलौती बेटी मरियम की शादी एजाज और जाजू से कर दें, लेकिन जाजू का दिल पीनों में अटका हुआ था। तुम इधर ही खड़े होकर कारोबार करते हो या घूम फिर कर समोसे और पकौड़े बेचते हो? मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। यही मेरा मुस्तकिल ठिकाना है थानेदार साहब, उसने बताया। मैं रोज़ाना इधर ही ठेला लगाता हूँ। ठीक है, मैंने कहा, अगर वापसी में इधर से मेरा गुजर हुआ तो मैं तुम्हारे पकौड़े और समोसे ज़रूर चेक करूँगा। वो मेरी बात से कुछ और ही समझा और जल्दी से बोला, आपका जब दिल चाहे मेरे सामान को चेक कर सकते हैं। इन समोसों और पकौड़ों में इस्तेमाल होने वाला बेसन, मैदा, घी और दीगर मसाला जात एकदम असली और मयारी हैं। मैंने जिस पेराई में चेक करूंगा के अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो जाजू की खोपड़ी में जगह नहीं बना पाए थे। मैंने भी इसे समझाने की ज़रूरत महसूस नहीं की और टांगे में जा बैठा। अगले ही लम्हे कोचवान अली मोहम्मद ने टांगा आगे बढ़ा दिया। मुश्ताक का घर गांव के वस्त में नीम पुख्ता रास्ते के किनारे पर वाक़ था। मैंने जिस नीम पुख्ता रास्ते का जिक्र किया है वो दरअसल मौजा चमनाबाद के बीचों बीच गुजरकर रेलवे लाइन तक चला जाता था। रेलवे लाइन की दूसरी जानिब सरसब्ज और शादाब खेतों का सिलसिला ताहत निकाब फैला हुआ था। जब हम वहां पहुंचे तो मुश्ताक अपनी दुकान में मौजूद था। वो 7 मरले लगभग 160 गज का मकान था। मुश्ताक ने हमारे टांगे को अपनी दुकान के सामने रुकते देखा तो उठकर हमारा इस्तकबाल किया और बड़े अदब से बोला, अच्छा हुआ आप आ गए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, क्या मेरी पीनों का कुछ पता चला? बात के इख्तिताम पर वो उम्मीद भरी नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने कहा, मुश्ताक, मैं तुम्हारे दिल की घबराहट दूर करने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। तुम्हारी बेटी का एक सुराग मिला तो है, लेकिन पीनों तक पहुँचने के लिए मुझे तुम्हारे भरपूर ताउन की ज़रूरत होगी। क्या हम घर के अंदर बैठकर इत्मीनान से बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं जनाब, वो जल्दी से बोला। आप आएँ मेरे साथ। मैंने कोचवान अली मोहम्मद को हिदायत की कि वो टांगे में मौजूद रहे और कांस्टेबल जुनैद खान से कहा कि वो घूम फिर कर पीनों की गुमशुदगी के हवाले से सुनगुन लेने की कोशिश करे और मैं खुद मुश्ताक के घर में दाखिल हो गया। अंदर मुश्ताक की बीवी खालदा भी मौजूद थी। उन्होंने मुझे सहन में बिछी एक चारपाई पर बिठाया और मेरे सामने 10 बस्ता खड़े हो गए। मुश्ताक ने पूछा,
थानेदार साहब, आपको पीनो का कौन सा सुराग मिला है? पहले तुम दोनों भी बैठ जाओ, मैंने कहा, फिर बात करते हैं। मुश्ताक ने जल्दी से नज़दीक ही दूसरी चारपाई भी बिछा दी। खालदा मेरी खातिर तवाज़ो के ज़ेल में सरगर्मी दिखाना चाहती थी, लेकिन मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में उसे सख्ती से मना कर दिया। वो दोनों मेरे सामने दूसरी चारपाई पर बैठ गए और उनकी सवालिया नज़रें मुझ पर जम गईं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे जो सुराग मिला है वो भी इसी जानिब इशारा करता है कि पीनो अपनी मर्जी से कहीं गई है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, वो कल ठीक 11 बजे दिन में जीटी रोड के किनारे खड़ी देखी गई है। इसने गर्म चादर की बुक्कल मार रखी थी। मुझे तो इसी कमीने पर शक है जी, खालदा ने नफरत भरे अंदाज में कहा। वो कल सारा दिन गांव में नहीं था, इसने मेरी बच्ची को कहीं गुम कर दिया है। आप इसे गिरफ्तार करके छितरोल करेंगे तो वो सब कुछ अपनी ज़बान से कबूल कर लेगा। मैं पलक झपकते में खालदा की बात की तह में उतर गया। मुझे ये समझने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि उसका इशारा किस तरफ था, ताहम फिर भी तस्दीक की खातिर पूछ लिया, खालदा बीबी, तुम किस कमीने की बात कर रही हो? वही लंगूर जी जो मुश्ताकी के पास बैठकर गप्पे लगाता रहता है। वो बेजारी से बोली, मैं जाजू की बात कर रही हूँ। तुम बिल्कुल गलत अंदाज में सोच रही हो खालदा बीबी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने अच्छी तरह तफ्तीश कर ली है, जाजू का पीनू की गुमशुदगी में कोई हाथ नहीं। वो बेचारा रात को भी मुझसे मिलने आया था और सुबह भी इधर का एक चक्कर लगा कर गया है, मुश्ताक ने गमज़दा आवाज़ में बताया। इसे भी पीनू के अचानक गायब हो जाने का बड़ा दुख है। अगर जाजू पीनू की गुमशुदगी में मुलविस नहीं तो फिर वो कहाँ गायब हो गई है? खालदा ने बराह रास्त मुझसे सवाल किया। वो जहाँ भी गई है, इसे वहाँ से वापस लाने के लिए ही तो ये सारी तगोदो की जा रही है। मैंने बारी बारी इन दोनों मियाँ बीवी के चेहरों का जायज़ा लेते हुए कहा, ये तो पता चल गया है कि वो जहाँ भी गई है अपनी मर्जी से गई है। वो अकेली गई है या किसी के साथ, ये मालूम करना बाकी है, और इसी सिलसिले में मुझे आप लोगों का ताउन दरकार है। आपकी मदद के बगैर मैं पीनों को बाजियाब नहीं कर सकूँगा। हम तो हर किस्म का ताउन कर रहे हैं आपके साथ, खालदा ने उकताए हुए अंदाज में कहा। बताएं और क्या करें? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। क्या पीनों का गांव के किसी बंदे के साथ कोई चक्कर था या वो किसी को पसंद करती थी? ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं है थानेदार साहब, मुश्ताक ने बेबसी से कहा। खालदा बोली, बिल्कुल नहीं जी, आप गलत अंदाज में सोच रहे हैं। पीनों अगर किसी खास बंदे को पसंद कर रही होती तो ये बात मुझसे छुप नहीं सकती थी। तो फिर कहीं, मैंने खालदा की आंखों में देखते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा, पीनों को गुलजार ने तो गायब नहीं कर दिया? कौन गुलजार? मुश्ताक बेसाख्ता बोल उठा। मैं इस मुस्लिम जिन की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी लाडली बेटी पीनों पर आशिक हो गया था, मैंने मुश्ताक के सवाल के जवाब में कहा। खालदा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। तुम्हें ये अचानक क्या हो गया खालदा बीवी, तुम इस कदर खौफजदा क्यों हो? वो जी, मैं आज ही सुबह शाजी के आस्थाने पर गई थी। वो डरी सहमी नज़र से मुझे देखते हुए बोली, मैं पीनों के लिए बहुत परेशान थी, इसलिए वहाँ चली गई थी। फिर शाजी ने पीनों की गुमशुदगी के हवाले से क्या कहा? मैंने पूछा। उन्होंने भी ऐसी ही बात की है जैसी कि आप कह रहे हैं, वो खौफजदा लहजे में बोली। वो कह रहे थे कि ये जिन्नात बहुत खबीस और कमीने होते हैं, ये नारी मखलूक है, इनसे खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, ये किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं और इसके लिए बाकायदा इलाज बहुत ज़रूरी है। शाजी के फरमूदात को मुकम्मल करते हुए उसने बताया। शाजी ने कहा है कि खालदा बीबी, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हें ये दिन न देखना पड़ते। मुझे यकीन है कि गुलजार ही पीनों को अपने साथ कहीं ले गया है। बस दुआ करो कि वो नामुराद पीनों को कोई नुकसान न पहुँचाए। पहली बात तो यह है कि बकौल शाजी गुलजार नामी वो जिन पीनों पर आशिक है, मैंने खालदा की तरफ देखते हुए कहा। दूसरी बात यह है कि दुनिया का कोई भी आशिक इंसान या जिन अपनी महबूबा को नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर नहीं कर सकता। दूसरी बात यह कि आज तक ये सुनने में नहीं आया कि किसी आशिक जिन ने अपनी माशूका को यूं अगवा किया हो। और चौथी बात यह कि मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मेरी तकलीद में वो दोनों मियाँ बीवी भी खड़े हो गए। मैंने चौथी बाबत के झेल में सपाट आवाज़ में पूछा, क्या पीनों अकेली सोती थी या आप में से किसी के साथ? वो अपने कमरे में अकेली ही सोती थी सरकार, मुश्ताक ने बताया। हम मियाँ बीवी दूसरे कमरे में सोते हैं। मकानियत के एतबार से मुश्ताक का घर 4 कमरों पर मुश्तमिल था। मकान के अगबी हिस्से में 2 कुशादा कमरे पहलू व पहलू कायम थे, जिनके आगे बरामदा बना हुआ था। इस तरह घर के सामने वाले हिस्से में भी 2 कमरे बने हुए थे, जिनमें से एक में मुश्ताक ने साइकिलों वाली दुकान खोल रखी थी, जबकि दूसरा कमरा बंद था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो बंद कमरा घर की बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता होगा।
इन चारों कमरों के दरमियान एक कुशादा सहन वाक़ था जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद था। सहन की एक दीवार के साथ बावर्चीखाना और दूसरी दीवार के साथ नहाने और कपड़े वगैरह धोने वाला बाथरूम बना हुआ था। मैं पीनो का कमरा देखना चाहता हूँ, मैंने कहा। आप आएँ मेरे साथ, मुश्ताक ने कहा। मैं आपको पीनो का कमरा दिखा देता हूँ। मकान के अगबी हिस्से में तामीर शुदा दो कमरे थे। इनमें से एक मुश्ताक और उसकी बीवी खालदा के तसर्रुफ में था, जबकि दूसरे कमरे में परवीन और पीनो का बसेरा था। वो दोनों भी मेरे साथ ही पीनो के कमरे में पहुंच गए। मैंने तनकीदी निगाह से कमरे का जायज़ा लिया। कमरे की एक दीवार के साथ चारपाई बिछी हुई थी और इस चारपाई के ऊपर बिस्तर भी लगा हुआ था। दरवाजे के साथ ही एक दीवार के पास छोटी सी चौबी मेज़ भी रखी हुई थी, जिस पर कंघी, शीशा और 2-4 खवातीन के बनाव सिंगार की चीज़ें रखी हुई थीं। इनमें से कोई भी शय मेरे काम की नहीं थी। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने पीनो की चारपाई के नीचे झांक कर देखा तो वहाँ पर मुझे एक संदूक रखा नजर आया। मैंने मज़कूरा जस्ती संदूक को खींचकर बाहर निकाल लिया। खालदा ने कहा, पीनो इस संदूक में अपने कपड़े वगैरह रखती थी। मैंने मुश्ताक से पूछा कि क्या मैं इस संदूक को खोलकर देख सकता हूँ? बेशक जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। आप ज़रूर देखें जी। मैंने इस 1.5 बाय 3 फीट के जस्ती संदूक को उठाकर चारपाई के ऊपर रखा। संदूक को ताला नहीं लगाया गया था, बस इसकी दोनों साइडों की कुंडियां बंद थीं। मैंने दोनों कुंडियां खोलकर संदूक का ढकना उठा दिया। संदूक के अंदर का नज़ारा कोई खुशगवार नहीं था। एक लिहाज से इस संदूक को खाली ही कहा जा सकता था। चंद मुड़े तुड़े अखबारात के सिवा वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिस तरह शिफ्टिंग के बाद खाली घर बेसरो सामानी और वीरानी की तस्वीर बन जाता है, इसी तरह से इस संदूक को भी ऐसा ही मामला दरपेश था। लगता था कि संदूक के अंदर मौजूद सामान को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था। मैं संदूक के खुले हुए पेट का बगौर जायजा ले ही रहा था कि खालदा की सरसराती हुई आवाज़ मेरी समाज से टकराई। पीनो के कपड़े कहाँ गए? संदूक तो खाली पड़ा है। खालदा बीवी, अब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन आ गया होगा कि पीनो अपनी मर्जी से कहीं गई है और अपने सारे कपड़े लत्ते भी साथ ले गई है। मैंने गुमशुदा पीनो की माँ की आंखों में देखते हुए कहा, वो अकेली गई है या किसी के साथ? बस ये पता चलाना बाकी है, और जब मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया तो फिर पीनो को ढूंढ निकालना मुश्किल नहीं रहेगा। या अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा, मुश्ताक गुलूगीर आवाज़ में बोला। मेरे जिगर का टुकड़ा कहाँ गुम हो गया है? मैं पीनो के बगैर कैसे जिंदा रहूँगा? कुछ तो ख्याल कर मुश्ताके, तू मर्द होकर आंसू बहा रहा है। खालदा ने घूरकर अपने खामिद की तरफ देखा। मैं पीनो की माँ हूँ और उसकी गुमशुदगी का मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन मैंने अभी तक सब्र के दामन को हाथ से नहीं छोड़ा। मुझे तो थानेदार साहब की बात ठीक ही लग रही है, वो नहीफ सी आवाज़ में बोला। तुम पीनो की माँ थीं। बेटियाँ अपनी माँ के बहुत करीब होती हैं। मैं तो सारा दिन दुकान में काम करता रहता था। तुम्हें चाहिए था कि पीनो पर कड़ी नज़र रखती। मुश्ताके, तुम मेरे सामने ये बात तो ना करो, वो हाथ नचाते हुए बोली। तुमने कब मुझे पीनो के करीब होने दिया था? तुम उसकी हर जायज़ और नाजायज़ बात मानते थे। मैं कभी किसी गलत बात पर रोक टोक करती तो तुम हमेशा उसी का साथ देते थे और मुझे दबका मारकर चुप करा दिया करते थे। वो मेरी सुनती कब थी जो मैं उस पर नज़र रखती? तुम्हारे लाड प्यार ने उसे ज़िद्दी और खुदसर बना दिया था। अगर वाकई थानेदार साहब की बात दुरुस्त है तो पीनो की गुमशुदगी के जिम्मेदार तुम हो मुश्ताके, सिर्फ तुम। किसी पर इल्ज़ाम लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है, अल्लाह की बंदी, मुश्ताक ने बेचारगी से कहा। मेरे लाड प्यार का ये मतलब थोड़ी था कि वो घर से भाग जाए। मैं तो अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर उसके साथ नरमी का बर्ताव करता था। वो हमारी ज़िंदगी की अकलौती खुशी थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी लाडो इतना बड़ा कदम उठाएगी। अब तो वो कदम उठ चुका मुश्ताके, वो अपने नोकीले अल्फाज से शोहर का सीना छलनी करते हुए बोली। खाली संदूक चीख चीख कर ऐलान कर रहा है कि तुम्हारी लाडो अपनी मर्जी से कहीं गई है। अब तुम किसी कोने में बैठकर अपनी मोहब्बत और लाड प्यार का मातम करो मुश्ताके। इन मियाँ बीवी की बहस व तकरार को समाअत करने के दौरान में मैं संदूक के हालात अंदरूनी का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा था। संदूक के ढकने वाले हिस्से में दोनों जानिब पॉकेट की तर्ज के 2 खाने बने हुए थे। इन जस्ती खानों की तलाश बड़ी सूदमंद साबित हुई। एक खाने के अंदर से मुझे एक तयशुदा कागज़ मिला। मैंने फ़ौरन मज़कूरा कागज़ को खोल कर देखा। वो किसी तालिब इल्म की कापी से फाड़ा हुआ एक आम सा सफ़ा था, जिस पर सिर्फ यकसतरी तहरीर रकम की गई थी। कल ठीक 11 बजे GT रोड पर मौलवी के खोखे के सामने।
इस मुख्तसर सी तहरीर ने मेरे जहन में रोशनी का एक झमाका किया और मैं सीधा खड़ा हो गया। गुज़िश्ता शाम थाने में खालदा ने बड़े फ़ख्र से मुझे बताया था कि इसकी बेटी 5 जमातें पास है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उर्दू लिखना और पढ़ना जानती थी। मेरे हाथ में मौजूद कागज़ की तहरीर में राकिम का नाम दर्ज नहीं था, लेकिन इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि इस तहरीर का खालिक कोई मर्द होगा, जिसके कहने पर पीनो अपने कपड़े समेटकर घर से निकल खड़ी हुई थी। इस मर्द ने पीनो को मौलवी के खोखे के सामने जीटी रोड पर आने को कहा था। इस तहरीर में कल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। पीनो 22 फरवरी की सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के दरमियान घर से निकली थी। इसका मतलब यह हुआ कि वो तहरीर 21 फरवरी को पीनो तक पहुंचाई गई थी। सईदुनाई ने 22 फरवरी को दिन के 11 बजे पीनो को गर्म चादर की बुक्कल मारे जीटी रोड के किनारे खड़े देखा था। मौलवी का खोखा जन्नत सेरामिक्स लिमिटेड के बराबर में जीटी रोड के किनारे पर वाक़ था। जीसीएल जन्नत सेरामिक्स लिमिटेड में पत्थर और मिट्टी की फैंसी ईंटें तैयार की जाती थीं और मौलवी का खोखा दरअसल एक होटल था जहां के खाने बहुत लजीज और मशहूर थे। यह आपके हाथ में कैसा कागज़ है थानेदार साहब? मुश्ताक ने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। वो दोनों मियाँ बीवी अंगूठा छाप नेक इंसान थे, इसलिए वो पर्चा इन्हें दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं था। लिहाजा मैंने उनकी तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, ये रुका इस शख्स की तरफ से है जिसके साथ तुम्हारी बेटी गई है। इसमें पीनो के लिए ये पैगाम दर्ज है कि कल ठीक 11 बजे जीटी रोड पर मौलवी के खोखे के सामने। हाय मेरे यार रब्बा, ये दिन भी देखना था। खालदा ने अपना सर पकड़कर कमरे के फर्श पर बैठ गई। मुश्ताकी के लाडो प्यार ने तो हमको किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। थानेदार साहब, मुश्ताक दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और मिन्नत रेज़ लहजे में बोला, आप किसी भी तरह जल्द से जल्द मेरी पीनो को ढूंढ निकालें। मैं इस जिल्लत और रुसवाई को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैंने मुनासिब अल्फाज में इन दोनों को तसल्ली दिलासा दिया और ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर पीनो का किसी के साथ कोई चक्कर था तो मुझे बता दो। हम सच कहते हैं जी, वो बैक ज़बान होकर बोले, हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा और फिर इस मुख्तसर तहरीर वाले पर्चे को तह करके अपनी जेब में रखते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, अब मैं खुद ही इस बंदे को तलाश करने की कोशिश करता हूँ। मैं गुमशुदा पीनो के कमरे से निकल आया। वो दोनों भी मेरे साथ थे। जब मैं सहन को अबूर कर रहा था तो मुश्ताक की दुकान के बराबर वाले बंद कमरे को देखकर मैंने सरसरी अंदाज में इस्तफसार किया, ये तुम लोगों की बैठक है ना? नहीं जी, मुश्ताक ने जवाब दिया, ये कमरा हमने किराए पर दिया हुआ है, लेकिन मैंने तो इस कमरे को अंदर और बाहर से बंद देखा है। मैंने उलझन ज़दा नज़र से मुश्ताक की तरफ देखा।